नमस्कार सभी को। केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान नई दिल्ली, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा संचालित हिंदी कक्षाओं में आप सभी अधिकारीगणों का पुनः स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ 42, जिसका शीर्षक है 5 प्रश्न। आपको दिख रहा है। इसके अंदर बादशाह जो होता है वो अकबर और बिरबल से कुछ सवाल जवाब कर रहा है, उसी का वर्णन यहाँ पे हमें प्रस्तुत किया गया है। जैसे हमेशा हम सबसे पहले बोध प्रश्न को देखते हैं, उसी तरह आज भी हम हमारे बोध प्रश्नों को देखते हैं, ताकि हम पाठ पढ़ते टाइम उन्हें अच्छी तरह से समझ सकें और याद कर सकें। हमारा पहला प्रश्न है, बादशाह अकबर ने दरबारियों से कितने प्रश्न किए? बादशाह अकबर है, वो दरबारियों से प्रश्न पूछ रहा है, तो कह रहा है कितने प्रश्न किए। हम पाठ पढ़ेंगे, हमें दिखाई देगा। 2 नंबर देखिए, दरबारियों ने फूलों में सबसे सुंदर फूल किसे कहा? हम पाठ पढ़ेंगे, हमें वहाँ से देखना है किसे सबसे सुंदर फूल कहा। 3 नंबर है, बादशाह का दूसरा प्रश्न क्या था? यानी बादशाह 5 प्रश्न करेगा, उसमें से उसका दूसरा प्रश्न क्या था, उसे हमें देखना है। 4 नंबर है, कौन सा पत्ता अनेक बीमारियों को दूर करता है? पत्ता मतलब बेलगिरी के पत्ते, जैसे कोरोना में बहुत काम आ रहे थे, इस तरह से ईच एंड एवरीथिंग लीव्स, तो पत्ता जो है सब जानते हैं। तो कौन सी अनेक पत्ते बीमारियों को, कौन सा पत्ता जो है कई बीमारियों को ठीक करने के काम आता है, हम पाठ में देखेंगे। दरबारियों ने सर्वश्रेष्ठ बादशाह किसे माना? हम देखेंगे। बिरबल ने राजा इंद्र को श्रेष्ठ क्यों माना? बिरबल ने राजा इंद्र को श्रेष्ठ क्यों माना, ये भी हम देखेंगे। तो हम हमारे पाठ को शुरू करते हैं। बादशाह अकबर का दरबार लगा हुआ था। बादशाह अकबर बहुत फेमस थे। इतिहास अगर किसी ने पढ़ा है तो काफ़ी लंबी हिस्ट्री है इनकी। बादशाह अकबर का दरबार लगा हुआ था, उसमें क्या हुआ, बिरबल सहित सभी दरबारी रहा। बिरबल सहित सभी दरबारी वहाँ उपस्थित थे। दिख रहा है। बादशाह ने, यहाँ से पढ़ रही हूँ, बादशाह ने दरबारियों की बुद्धि परीक्षा लेने के लिए कुछ प्रश्न पूछने शुरू किए। ठीक है, दरबारियों की बुद्धि परीक्षा करना चाह रहा है, इसलिए 2-3 उनसे क्वेश्चन पूछता है। 5 प्रश्न करेगा। उनका पहला प्रश्न क्या था? यही सवाल है, देखो आंसर देख लो। फूलों में सबसे सुंदर कौन सा फूल है? ये उनका पहला सवाल था। तो देख लो उसका आंसर क्या है। एक दरबारी तुरंत बोला, जहाँपनाह जो होता है, जैसे मुगलों के अंदर जैसे हम कहते हैं ना महोदय, उस टाइप से आदर सूचक शब्द है जहाँपनाह गुलाब। दूसरे ने कहा कमल। बिरबल ने इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं दिया। अभी आपको पता ही होगा, जिन्होंने इतिहास को अच्छी तरह से पढ़ा है, कि अकबर के जो दरबार में जितने भी उसके, हम कह सकते हैं उसके नौकर कह सकते हैं, या जो भी आज के टाइम में हम कह सकते हैं जो कर्मचारी थे, तो उनमें सबसे ज़्यादा जो इंटेलिजेंट था, बुद्धिमान था, वो था बिरबल। तो देखो, एक ने कमल कहा, एक ने गुलाब कहा, लेकिन बिरबल चुप रहा, उसने जवाब नहीं दिया, क्योंकि है ना वो बहुत ही स्टिक तरीके से और बुद्धि का प्रयोग करते हुए अपने जवाब देता था। उसके बाद देखिए, बादशाह ने दूसरा प्रश्न कर लिया, बिरबल चुप है अभी तक। सबसे पौष्टिक दूध किसका होता है? दूसरा प्रश्न है ये इसका, सबसे पौष्टिक दूध किसका होता है? तो एक ने जवाब दिया गाय का, एक दरबारी ने। ये रहा हमारा, और जवाब ये रहा जहाँपनाह गाय का दूध। फिर दूसरे ने कहा बकरी का दूध, गाय बकरी। उसके बाद एक और भी आता है, कुछ दरबारियों ने
भैंस के दूध को भी उत्तम बताया। एक और आया था, उसमें कई लोग इकट्ठे हो गए तो उन्होंने कहा भैंस का। बीरबल केवल मुस्कुराते हुए बोले, और नहीं, मुस्कुराते हुए बोले क्या, चुप रहे और मुस्कुराते रहे, कुछ नहीं बोले। इस क्वेश्चन का आंसर भी बीरबल ने नहीं दिया। उसके बाद जो है बादशाह ने अगला सवाल किया। पहले में उसने फूल पूछा, दूसरे में उसने भैंस का दूध पूछा, भैंस का नहीं, दूध, पौष्टिक आहार पूछा, पौष्टिक दूध पूछा किसका है। तीसरे में उन्होंने कहा सबसे मीठी चीज़ क्या है। एक दरबारी ने कहा हुजूर। हुजूर भी जो है एक शब्द है जो इतिहास में मुगल काल में प्रयोग किया जाता था सम्मान के तौर पर। और बर्फ़ी, एक दरबारी ने कहा बर्फ़ी जो है सबसे मीठी चीज़ है। तो दूसरे दरबारी ने कहा रसगुल्ला सबसे मीठा है। अन्य दरबारियों ने किसी न किसी मिठाई का नाम लिया, है ना, किसी न किसी मिठाई को सबसे अच्छा बताया, अलग अलग नाम उन्होंने लिए। और अकबर अब भी बीरबल की चुप्पी पर हैरान थे। इतना समझदार, सबसे इंटेलिजेंट दरबारी बीरबल, और अकबर का सहयोगी, यानी हमेशा उसके साथ रहने वाला, और एक भी सवाल का जवाब नहीं दे रहा था। तो अकबर को थोड़ी सी चिंता हुई कि इसको क्या, ये छोटे मोटे सवाल भी नहीं आ रहे, पर नहीं, उसको सब आ रहा है और वो सभी के आंसर बड़ी स्टिकली जो है सोच भी रहा है। बादशाह ने अगला सवाल पूछ लिया। ये आ गया हमारा एक सवाल था ना, सबसे अच्छा पत्ता कौन सा है। तो किसी ने तुरंत जवाब नहीं दिया। कुछ सोचने के बाद एक दरबारी ने कहा बादशाह, नीम का पत्ता, है ना, ये रहा। नीम का पत्ता जो है बहुत सी बीमारियों में काम आता है, और इसीलिए इन्होंने बोला कि नीम का पत्ता जो है वो सबसे अच्छा होता है। इसका जो है पत्ता अनेक बीमारी, अब देखो हमारा सवाल था ना कौन सा पत्ता अनेक बीमारियों को ठीक करने के काम आता है, तो उसका आंसर है नीम का पत्ता। ठीक है, वापस से नहीं बताऊंगी मैं, वहाँ पाठ में वापस नहीं आऊँगी। जैसे ही हमारे बोध प्रश्न आएंगे मैं डायरेक्ट वहीं उनके आंसर बताऊंगी, और अब भी आपको समझा रही हूँ, निशान लगा रही हूँ, ताकि हमें बार बार से वापस से मेहनत नहीं करनी पड़े। उसके बाद है ना, कुछ ने तुलसी को भी, किसी ने केले के पत्ते को भी अच्छा बताया। उन्होंने कहा ये पवित्र है, हाँ ये बात ठीक है, ये पवित्र है, पूजा के काम आते हैं। चाहे केले के पत्ते दवाई के रूप में यूज हो या नहीं हो, पर पूजा के काम आते हैं। अकबर ने मुस्कुराते हुए पांचवा प्रश्न किया। सभी बादशाहों में सर्वश्रेष्ठ बादशाह कौन है। अब देखो, अब उसका सारी चीज़ें तो उसने पूछ ली, फिर उसे लगा कि जनता की राय जानते हैं कि इन्हें सबसे ज़्यादा सर्वश्रेष्ठ बादशाह कौन लग रहा है। और अगर आप ऑफिस में हैं और आपके बॉस ने आपसे पूछा कि सबसे अच्छा बॉस कौन है, तो ये स्वाभाविक ही है कि हम हमारे बॉस को ये बोलेंगे कि आप जो है हमारा बॉस सबसे अच्छा है। क्योंकि ये जो है अगर हम नहीं बोलेंगे तो हमारे लिए हानिकारक सिद्ध हो सकता है। हमें उनकी कैसे भी करके हमें उनको सिद्ध करना होता है कि अच्छे, अगर वो अच्छे नहीं है, अगर हम उन्हें बोलेंगे अच्छे नहीं है, तो उसका रिजल्ट भी हमें भोगना पड़ता है, जो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, मैंने खुद देखा है। उसके बाद अगर वो अच्छे नहीं है ना, अगर उनकी रियलिटी भी उन्हें बता दे, तो भी ये एम्प्लॉइज़ के लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। और मेरे साथ हुआ है। ये क्लास है इसलिए ज़्यादा डिस्कस नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि लोगों को क्या है कि अपनी चापलूसी और अपना जो है ना अपनी पब्लिसिटी बहुत चाहिए, चाहे वो अच्छे हो या बुरे हो। ये मैंने अभी आके देखा है, इस सर्विस में आके, पहले नहीं देखा, और वो सही भी नहीं है। पर यहाँ ऐसा ही इन्होंने बोला है कि बादशाह आप ही हैं, अकबर ही अच्छा है। अंतिम प्रश्न का उत्तर सुनकर बादशाह बहुत प्रसन्नता हुई। बादशाह को बोल रही थी ना, बड़े खुश होते हैं, वो अच्छे नहीं है ना, अच्छे नहीं है तो भी अगर हम कहें महोदय आप अच्छे हैं तो बड़े खुश होते हैं। और उसके बाद जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए, हमारे बॉस होते हैं, अगर वो अच्छे नहीं है तो उन्हें अपनी अच्छे नहीं है ये बात को अपनी अच्छाई भी स्वीकार नहीं करनी चाहिए। पर वही बादशाह है,
पुराने ज़माने से ये बात चलती आ रही है कि अपनी प्रसन्नता सुनकर सब खुश होते हैं। हानि प्रसन्नता हुई, फिर भी बीरबल चुप रहा। बीरबल तो अभी भी कोई जवाब नहीं दे रहा, साइलेंट मोड पे है। मोबाइल जो है साइलेंट मोड पे है बीरबल का। बादशाह ने अब जो है, तुमने कुछ भी नहीं कहा। बादशाह को सरप्राइज हुआ कि बीरबल तो मेरा बहुत अच्छा दरबारी है, हमेशा मेरे काम में मेरा साथ देता है और आज ये बोल ही नहीं रहा है, क्या हुआ। इस पर बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज, कपास का फूल सबसे सुंदर होता है। कपास का फूल सबसे सुंदर होता है, क्या आपने सोचा? नहीं, हम भी सोचेंगे गुलाब और कमल का फूल सुंदर होते हैं, लेकिन बीरबल का दिमाग देखो कितना, मतलब कितना माइंडेड बंदा है। कपास का फूल सबसे सुंदर होता है और कैसे होता है ये भी बताया। इसके रेशों से बने कपड़े मनुष्य के शरीर को ढकते हैं, है ना। जवाब सुनकर सभी दरबारी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। यानी चीज़ वो ही अच्छी होनी चाहिए या वो ही सुंदर सुंदर होनी चाहिए जिससे हमें कोई बेनिफिट हो, है ना। गुलाब का फूल होता है, कमल का फूल होता है, उसका इतना बेनिफिट नहीं है। ठीक है, सजावट के काम वैसे आते हैं, पर इतना बेनिफिट नहीं है जो एक आम आदमी के काम आ सके। जबकि कपास का फूल एक ऐसा है जो सभी के काम आता है, जीरो से लेकर एक छोटे से यानी बच्चे के जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक हमें कपड़ा चाहिए। तो देखो बीरबल का दिमाग कितना तेज था। बीरबल ने आगे कहा, सब सवालों के जवाब देगा एक साथ। बीरबल ने आगे कहा, माँ का दूध सबसे उत्तम होता है। कितनी अच्छी बात कही है उसने। माँ का दूध जो है सबसे उत्तम होता है। और मिठाई में क्या बताता है? मिठास जबान में होती है जिससे मीठे शब्द निकलते हैं। आप सोच सकते हैं कितना उसका दिमाग होगा ना। मिठास शब्द में होते हैं जिससे मीठे शब्द निकलते हैं। आप कहीं भी जाइए और अगर आप मिठाई का एक हम बोरी बोलते हैं, बहुत बड़े बड़े जिसमें चीनी वगैरह या गेहूँ वगैरह लाते हैं या कट्टा वगैरह कुछ भी, आप एक मान लीजिए आप एक पेटी भर लीजिए, मिठाई की एक पेटी भर के ले जाइए, लेकिन आपके शब्द अच्छे नहीं हैं, आपका व्यवहार अच्छा नहीं है, तो वो मिठाई कोई काम की नहीं है। मेरे साथ ऐसे हुआ है। तो हम क्या करते हैं कि कोई चापलूसी करता है तो हम समझ जाते हैं, तो हम कहते हैं, वो रख देता है मिठाई और चला जाता है। हम उसके सामने बहुत प्यार से बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, उसके जाते ही बोलते हैं कितना उल्लू है ना, कितना मूर्ख है ना, कितनी चापलूसी कर रहा है, इससे खुद का व्यवहार नहीं देख रहा और ये कितना इन चीज़ों से चापलूसी कर रहा है। तो उस इंसान के सामने थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं, वो उसके सामने कुछ नहीं बोलेंगे, पर उनकी जो वो मिठाई होती है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। मैंने कुछ कर्मचारियों के फ़ोन मेरे पास आए हैं। क्लास जो है, अभी हम ये कक्षा ले रहे हैं, ऑफिस के कर्मचारी काफ़ी किसी प्रॉब्लम में, कोई कक्षा में उपस्थित नहीं हो पाता, कोई एग्ज़ाम में नहीं हो पाता, तो ना उनका कॉल, उनकी आवाज़ इतनी प्यारी होती है, उनकी मतलब आप सभी लोगों की जिनसे मेरा कांटेक्ट हुआ है, बहुत ही अच्छा व्यवहार है। तो ना मुझे उनकी बातें देख के ही मुझे लगता है कि हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप इस काम को ऐसे कीजिए, है ना। तो इस हिसाब से जो हमारी आवाज़ में ही मिठास होना चाहिए, न कि हमें किसी को कोई गिफ्ट देके या हम किसी को कुछ पैसे देके या कुछ भी करके हम उसे मिठाई देके भी उसे खुश करना चाहते हैं, है ना। बीरबल के उत्तर आप सुन के भी आप भी सोच रहे होंगे कितना दिमाग था उसका। उसके बाद उत्तर सुनकर अकबर भी मुस्कुराने लगा। मुझे खुद ही मेरे चेहरे पे मुस्कान आ गई ये सब इनके आंसर सुन के। बीरबल ने पत्तों में पान के पत्ते को सर्वश्रेष्ठ बताया। अब पान का पत्ता जो है आप समझ सकते हैं कि कितना, मतलब ठीक है, काफ़ी बेनिफिट है और शायद कुछ नुकसान भी होंगे। वैसे हम पान को यूज नहीं करते। और पूजा में काम आने के साथ रिश्तेदारों और मेहमानों का स्वागत भी पान से किया जाता है। ये ठीक है, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि एक्चुअल हम पान के पत्तों का प्रयोग नहीं करते, कोई मेहमान वगैरह या पूजा या स्वागत वगैरह होते हैं, पर है ना कई लोग जो इसका एक्सेस यूज करते हैं, यानी बहुत ज़्यादा खाते हैं, ऐसे करते हैं, दैट इज़ डिफेक्टिव फॉर आवर हेल्थ के लिए, तो ये सही नहीं है। बाकी पान का पत्ता जो है, जो पीछे जितने भी पत्ते बताए थे नीम के, इन सबसे काफ़ी प्रसिद्ध है और काफ़ी बेनिफिशियल है। अंतिम प्रश्न का उत्तर सुनने के लिए सारा दरबार उत्सुक था। बीरबल ने कहा, सभी राजाओं में इंद्र सर्वश्रेष्ठ है। देखो इन्होंने
प्रसन्नता नहीं की है, अकबर की नहीं की है, जो इसका सबसे ज़्यादा विश्वास प्रिय और राजा था, बादशाह था, इंद्र सर्वश्रेष्ठ है। दरबारियों ने हैरानी से पूछा, कैसे? बीरबल बोले, इंद्र वर्षा के देवता है ना। वर्षा से वनस्पतियां पैदा होती है, जीव जंतु जीवित रहते हैं। ये बात सही है, इससे बादशाह भी नाराज नहीं होगा और बादशाह को अपने सभी जो है प्रश्नों का उत्तर भी मिल गया। तो आप देख सकते हैं कि इस कहानी से, इस 5 मिनट का या कितने मिनट का पढ़ा है हमने, 10 मिनट की कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि जीवन में हमें किसी भी चीज़ को, कोई भी परिस्थिति आती है, उसको आराम से सोच समझ के हैंडल करना चाहिए। और जिस तरह से ये जो हमें प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, उस तरह से सभी के पीछे एक भेड़ चाल नहीं बनना चाहिए कि उसने ये आंसर दिया, हाँ मेरा भी है। नहीं, आप सोच के अपनी तरह से उत्तर दीजिए, आपको प्रशंसा नहीं करनी। अब मैं कहती हूँ कि आपको कौन सी मैडम, कौन आपका प्राध्यापक अच्छा लगता है, तो आप कहेंगे मेरा नाम लेंगे, तो मैं इससे खुश नहीं होंगी। मुझे पता है कि मैं कैसी हूँ, वो मुझे पता है, आप नहीं बताऊँगी तो भी। पर अगर आप कोई ऐसी ऑथेंटिक, जैसे इन्होंने इंद्र का नाम लिया, तो मैं देखूँगी सब मेरे से तो सिर्फ जिन्हें मैं पढ़ा रही हूँ उन्हें ही फ़ायदा हो रहा है ना। ऐसी कौन सी चीज़ है दुनिया में जिससे सबको फ़ायदा हो रहा हो? तो है ना, इस चीज़ को हम देखेंगे कि वाह क्या जवाब दिया है ना। तो इस हिसाब से जीवन में परिस्थितियों का जो है, कितनी भी कठिन परिस्थिति हो, उनका सामना करने के लिए धैर्य से काम लेना चाहिए और सोच समझ के जवाब देना चाहिए। यही इस कहानी का मोरल है, शिक्षा है। कुछ और भी है नीचे, हाँ। बीरबल के बुद्धिमत्तापूर्ण जवाब सुनकर अकबर और सभी दरबारियों को अब जो है अपार, मतलब बहुत ज़्यादा, ये रहा, ये अपार होता है ना जिसकी कोई सीमा नहीं है, सीमा रहित, असीमित, है ना। अपार प्रसन्नता हुई, सबके चेहरे खिल उठे। बात ही ऐसी है, बहुत अच्छी बात कही बीरबल ने। अगर हमारे बीच में भी ऐसी बातें होती तो हम भी बहुत खुश होते हैं। अब इसके हम क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो इसमें देखिए हमारे बोध प्रश्न कहाँ गए, ये रहे। प्रश्न नंबर 1 है, बादशाह अकबर ने दरबारियों से कितने प्रश्न किए थे? तो ये हमारे पाठ का जो शीर्षक है उसी में हमें दिखाई दे रहा है कि 5 प्रश्न किए थे। इट्स ओके। 2 नंबर है, दरबारियों ने फूलों में सबसे सुंदर किसे बताया? दरबारियों ने गुलाब का फूल, कमल का फूल, इन्हें सबसे सुंदर बताया। ठीक है, जैसे ही हम पाठ को खोलते हैं तो उसमें दूसरी तीसरी लाइन है जिसमें ये सब लिखा हुआ है। बादशाह का दूसरा प्रश्न क्या था? बादशाह का दूसरा प्रश्न क्या था? वही फूलों के बारे में या मिठाई के, फूलों या मिठाई, देखते हैं हम। 3 नंबर देखिए, बादशाह का दूसरा प्रश्न सबसे पौष्टिक, है ना, किससे सबसे पौष्टिक दूध किसका है? प्रश्न नंबर 2 ये रहा। प्रश्न नंबर 2 है, सबसे पौष्टिक दूध किसका है? ये जो है बादशाह का प्रश्न नंबर 2 था। उसके बाद जो है प्रश्न नंबर 3 क्या है? ये तो हो गया, ठीक है। 4 नंबर देखो, और कौन सा पत्ता अनेक बीमारियों को दूर करता है? अब हमें यहाँ थोड़ा सोचना है। अब हमें उन दरबारियों के उत्तर को नहीं देखना है, और इसमें हमें दिमाग लगा के लगाना है कि आप लिखोगे नीम का पत्ता, नीम का पत्ता भी बीमारियों को दूर करता है। और उसके साथ एक और पत्ता था ना, तुलसी का पत्ता, है ना। इस तरह ये आपको देखना है कि 1 नंबर का, अगर 1 नंबर का सवाल है तो आप लिखेंगे नीम का पत्ता। अगर 2-3 नंबर का सवाल है तो आप लिखेंगे नीम का पत्ता, तुलसी का पत्ता और पान का पत्ता। ये 2-3 जो जितने भी पत्ते हमारे सामने हैं वो सब लिखेंगे अगर आपका सवाल 2 से 4 नंबर का है। ठीक है, 1 नंबर का है तो नीम का पत्ता। और उसके बाद जो है 5 नंबर है, दरबारियों ने सर्वश्रेष्ठ बादशाह किसे कहा? अकबर को। दरबारियों ने तो अकबर को ही बोला था ना कि सर्वश्रेष्ठ बादशाह जो है वो अकबर ही है। इट्स ओके। उसके बाद 6 नंबर देखिए, बीरबल ने राजा इंद्र को श्रेष्ठ क्यों माना? क्योंकि भगवान इंद्र वर्षा के देवता है और वर्षा से फूल वनस्पति सभी पैदा होते हैं और जिनसे हम सभी जीवित रहते हैं। अब मैंने तो पाठ को पढ़ा तो उसके हिसाब से मैंने सोच के बोला। आप देखो, आप यहाँ से इसे लिख सकते हैं, ये वाली लाइन जो है इसे आप एज इट इज़ कॉपी भी कर सकते हैं। ये रहा,
वर्षा से वनस्पतियाँ पैदा होती है, जीव जंतु जीवित रहते हैं, है ना। इंद्र वर्षा के देवता है। ये लाइन आप लिख सकते हैं। पर मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आपको रट्टा नहीं लगाना है। आपको एज इट इज़ लाइन जो है याद भी नहीं रहता, किसी के नहीं रहता, मेरे भी नहीं रहता। तो सोचना है कि क्या था, वर्षा का देवता था, इंद्र था का। आपके आपके पता है आपकी मार्किंग कैसे होती है, आपको कैसे आपके उत्तर चेक किए जाते हैं। ये एक तो कम देखा जाएगा कि आपने लिखा कि वनस्पति, आपने नहीं लिखा वर्षा पैदा होती है, ऐसा आपने अगर इस लाइन में आपने उल्टा पुल्टा कुछ कर दिया तो कोई इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपने वनस्पति जो है ना, वनस्पति की मात्रा आपने ऊपर से पीछे लगा दी। फिर ये आपने जो पैदा लिखा है ना, पैदा, उसके पै के ऊपर आपने एक ही डंडा लगाया, दो लगे हुए हैं इसमें देखो, है ना, ये नहीं लगाया। जंतु या आपने मात्रा उल्टी पुल्टी लगा दी, आपने अपने शब्द को व्याकरणिक रूप से सही नहीं लिखा ना, उसके नंबर आपके काटे जाते हैं। बाकी आप जो है इसमें कुछ थोड़े बहुत गड़बड़ भी कर देते तो चलता है, आपके मार्क्स बहुत कम काटे जाते हैं। लेकिन अगर व्याकरणिक शुद्धि नहीं है तो फिर इसमें थोड़ी सी दिक्कत होती है। उसके बाद देखिए, हम देखते हैं हमारे शब्दार्थ देखते हैं। उपस्थित होता है, प्रेजेंट होना सबको पता है। बुद्धि परीक्षा, इंटेलिजेंस टेस्ट होता है। पौष्टिक होता है, सॉरी, न्यूट्रिशियस जो हम चीज़ें खाते हैं। उत्तम होता है, बेस्ट। साइलेंस, चुप रहना। हैरान होता है, सरप्राइज्ड। पत्ता, पत्ता पता ही लीफ होता है। और पवित्र होता है। पवित्र जो है दो तीन तरह से यूज किया जा सकता है, पर यहाँ लिखा है सेक्रेड। पवित्र के बहुत मीनिंग है। आपको ये जो इंग्लिश में जो शब्द दिए हुए ना और हिंदी दी हुई है, अगर आपको इसके अलावा, वर्षी पूजा होती है, इसके अलावा अगर आपको कुछ और मीनिंग आता है, क्योंकि इंग्लिश में एक शब्द के कई मीनिंग होते हैं ना, तो अगर आपको कुछ दूसरा आता है तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए और आप ये ही लिख के आएँ, आप वो भी लिख सकते हैं जो आपको याद हो, है ना। हमें सिर्फ ये नहीं चाहिए, कॉपी पेस्ट नहीं चाहिए, हमें ये होता है कि आंसर सही होना चाहिए। सर्वश्रेष्ठ होता है ऑल द बेस्ट, और द बेस्ट। कपास होती है कॉटन सीड, सबको पता है कॉटन सीड, और कॉटन लिख देंगे तो भी चलेगा। रेशे होता है फाइबर, सबको पता है। जबान देखो, टंग, टंग होती है, जीभ होती है। अब जबान आ गया तो आप थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे। जबान, जबान है ना, तो अगर जीभ आ गई, जीभ आ गई तो इसका दूसरा हिंदी में ही अर्थ पूछा गया है, तो आप लिखेंगे जबान। वैसे देखा जाए तो टंग जो होती है, जीभ होती है, जबान होता है बोलना, है ना। हम जो बोल रहे हैं दैट इज जबान। तुम बोल तो टंग से ही रहे हैं ना, इसीलिए इन्होंने टंग को जबान लिख दिया। जबान हिंदी का शब्द नहीं है, पर फिर भी हिंदी में प्रयोग किया गया है। हिंदी एक ऐसी भाषा है जो उर्दू के, संस्कृत के और देसी विदेशी इंग्लिश, अंग्रेजी के भी बहुत से शब्दों को अपने अंदर समाहित किए हुए हैं। इसीलिए हिंदी भाषा को सभी भाषाओं की, हम कह सकते हैं कि सभी भाषाओं का एक बहुत बड़ा भंडार है, जो अंग्रेजी में नहीं है। अंग्रेजी जो है उसके अंदर हम किसी उर्दू के शब्द को नहीं लिख सकते, है ना। तो हिंदी एक ऐसी भाषा है जो सभी भाषाओं को अपने अंदर समाहित कर सकती है। पान का पत्ता होता है, बेटल लीफ होता है। देवता, गॉड, सबको पता है। वेजिटेशन, हाँ, वेजिटेशन, वनस्पति, और वाइल्ड लाइफ, जीव जंतु, स्वागत, वेलकम, ये सब आपको आता ही है। उसके बाद जो है व्याकरणिक टिप्पणी के अंदर देखिए, सकर्मक क्रिया के प्रयोग में कर्म के बाद, सकर्मक क्रिया के प्रयोग में कर्म के बाद को जो है उसका प्रयोग किया जाता है। यही है ना, मैं किताब पढ़ूंगा, राम ने, नहीं, ये तो कोई दूसरा ही लग रहा है मुझे। यही है 43, किताब पढ़ने वाला तो हमें दिखाई नहीं दिया। एक क्लिक से जो है हमारा सब पीछे चला गया। बादशाह, यही पढ़ रहे थे हम, ये रहा। हम पढ़ रहे थे हमारा व्याकरणिक टिप्पणी। देखो मैं जूम करूँगी, अदरवाइज ये उधर उधर, जूम नहीं, थोड़ा शॉर्ट करूँगी, और आशा करती हूँ आपको दिख रहा होगा, देख लो। यहाँ से देखो, सकर्मक क्रिया के प्रयोग में कर्म के बाद को आने पर क्रिया हमेशा एक वचन पुल्लिंग में ही आती है। एक वचन आप सबको पता है, मैं बहुत पहले बताया था, सिंगुलर नाउन होती है,
सिंगुलर जैसे आई, माई, मी, या फिर किसी का नाम, राम, श्याम, एक होना चाहिए, दैट इज सिंगुलर एकवचन। पुल्लिंग होता है कि वो मैस्कुलिन होना चाहिए, वो मतलब पुरुषवाचक जिसे बोलते हैं वो होना चाहिए, स्त्रीलिंग नहीं होना चाहिए। तो कह रहा है कि सकर्मक क्रिया, और सकर्मक क्रिया क्या होती है? सकर्मक क्रिया वो होती है जिसमें कर्म होता है। अब आप कहेंगे कर्म क्या होता है? तो अगर मैं कर्म को इंग्लिश से समझाऊँ तो इंग्लिश में हमारा एक वाक्य हम बनाते हैं ना, उसके अंदर दो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, एक में भी चल जाएगा, पर लेकिन अगर हम सकर्मक की बात कर रहे हैं तो दो चीज़ें होनी चाहिए, एक हमारा सब्जेक्ट होना चाहिए, एक हमारा ऑब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, सब्जेक्ट जो होता है वो कर्ता होता है, हिंदी में उसे कर्ता बोलते हैं, काम को करने वाला। ऑब्जेक्ट होता है वो कर्म होता है, यानी जो काम किया जाना है। तो जो सब्जेक्ट जो होता है, जो करता है, वो किसी काम को करेगा, तभी तो हम बोलेंगे ना कि सकर्मक क्रिया है ना। तो इंग्लिश में इन्हें हम बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब, है ना। ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब होती है। बहुत ही शायद 1 साल से मैंने इस वर्ड को अभी यूज किया है, ऐसा कभी मौका नहीं मेरे दिमाग में कभी आया नहीं। ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव वर्ब बहुत पहले पढ़ाती थी, तो उसमें क्या है कि ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिसका पैसिव वॉइस बनता है, यानी अब पैसिव वॉइस आपको सबको पता है, इसलिए मैं इंग्लिश के बोल रही हूँ कि ये आपको आता है। तो क्या है कि पैसिव वॉइस उसी का बनेगा, एक्टिव और पैसिव होते हैं ना, हाँ, तो पैसिव वॉइस उसी का बनेगा जिसमें हमारे कर्म होता है, ऑब्जेक्ट होता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा रही हूँ कि ही इज़ गोइंग टू, हम कहते हैं ही इज़ रीडिंग ए बुक, है ना, ही इज़ रीडिंग ए बुक, कुछ भी लिख लो, या फिर ही रीड्स ए बुक, ये लिख लो। तो मैं कहती हूँ कि वो क्या कर रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है, वह पुस्तक पढ़ रहा है, ही सब्जेक्ट हो गया ना, पुस्तक पढ़ना, पुस्तक ऑब्जेक्ट हो गया। अब मैं कहूँगी ये एक्टिव वॉइस है, इसका पैसिव वॉइस बनाइए, तो आप लिखेंगे द बुक, यानी हमारा ऑब्जेक्ट था उसे हम सब्जेक्ट बना लेंगे, सब्जेक्ट है उसे हम ऑब्जेक्ट बना लेंगे, और ये क्रिया हो गई सकर्मक ट्रांजिटिव वर्ब, है ना। तो इसमें आप कैसे लिखेंगे, द बुक इज बीइंग रीड बाई हिम, है ना। ये कुछ होते हैं, इनको चेंज करने का, तो ही को हिम में बदल देंगे, इज के पीछे हम बीइंग लगा देंगे, क्योंकि पैसिव वॉइस का रूल है। अब मैं ज़्यादा पैसिव वॉइस तो आपको पढ़ा नहीं रही, इसलिए हम ये डिटेल से नहीं देखेंगे। तो इससे आप समझ सकते हैं कि सकर्मक क्रिया वो होती है जिसमें कर्म होता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट होता है। तो ये कह रहा है सकर्मक क्रिया के प्रयोग में कर्म के बाद को आने पर क्रिया हमेशा एकवचन पुल्लिंग में ही आती है। अब ये इसने बता दिया, जो मैंने समझाया वही इसने बोला है कि अगर क्रिया सकर्मक है, पीछे ऑब्जेक्ट है, तो वहाँ अगर को दिया हुआ है तो क्रिया जो है हमेशा पुल्लिंग में आएगी। क्रिया यानी हमारी वर्ब होती है। जैसे उदाहरण भी दिया है, मैंने बाजार में राधा को देखा, देखो को लिखा है ना, राधा को, तो ये कह रहा है मोहन को, बच्चों को। क्रिया एक वचन है, क्रिया एक वचन है ना, क्योंकि मैंने सिंगुलर है, और राधा को, राधा भी सिंगुलर है ना। तो ये कह रहा है कि जो हमारी क्रिया जो देखना जो है ना, देखा, ये जो है हमेशा एक वचन पुल्लिंग में आएगी, ये समझाना चाह रहा है। और जातिवाचक संज्ञा के बाद कोई भी विभक्ति आने पर, विभक्ति क्या होता है, ये हमारे जो का, के, की, ये ना, ने, में, इन्हें विभक्ति कहते हैं। तो ये कह रहा है जातिवाचक संज्ञा के बाद कोई भी विभक्ति आने पर उनका रूप बदल जाता है, जिसे तिर्यक रूप कहते हैं। तिर्यक रूप आपके लिए भी नया है। कह रहा है कि जातिवाचक है ना, जातिवाचक क्या होती है, लड़का, लड़की, और सेना, और स्टूडेंट, विद्यार्थी, यानी एक ग्रुप होता है, बहुत से व्यक्तियों का एक ग्रुप होता है जो एक क्लास को सिग्निफाई करता है। जैसे देखो लड़का, अब लड़का बोलेंगे तो लड़का, लड़के, उसमें सब लड़के आ जाएंगे, है ना। हमें ये नहीं पता कोई लड़का कहाँ से है, पर लड़का बोलते ही हम कहेंगे ना कि ये देश में लड़कों का परसेंट इतना है, तो सब लड़के आ गए, तो ये एक जाति को बोध करा रहा है ना। दूसरा हम कह रहे हैं, अब ये कह रहा है जातिवाचक संज्ञा के बाद कोई भी विभक्ति आने पर, जैसे का, के, की, आने पर उनका रूप बदल जाता है, जिसे तिर्यक रूप कहते हैं। ये एग्जाम में नहीं आएगा तिर्यक रूप किसे कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं आता, पर आपको समझना ये है कि ये जो लड़के के जातिवाचक लड़का, लड़की, घोड़ा, कमरा, क्योंकि जो एक जाति का बोध करवाए, सेना, विद्यार्थी, इनके पीछे अगर को आ जाता है ना, तो उनका पीछे का जो हम वाक्य बनाते हैं ना, उसके रूप में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे ले देखो लड़का, तो हम लिखेंगे लड़का
पुस्तक लेकर आया, ऐसे भी बोल सकते हो। आप लिखोगे लड़के ने ये किया, देखो लड़के ने खाना खाया, ऐसे देखिए लड़के ने खाना खाया, आपने ने लिखा ना। लेकिन अगर आप इसे लिखेंगे लड़के ने खाना खाया, तो अब इसमें इसको आप बहुवचन से लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, जाति का बोध करवा रहे हैं। लड़कों ने खाना खा लिया या लड़कों ने खाना खाया, इसके अंदर आपको ने में कोई परिवर्तन दिखाई नहीं दिया। लेकिन आप जैसे ही जो है इसे को लगाएंगे, जैसे आप को लगाएंगे, ये तो प्रत्यक्ष हो गया, ये हमें प्रत्यक्ष दिखा रहा है, लेकिन जैसे ही आप इसे को लगाएंगे तो हमारी जो वाक्य होता है ना उसमें परिवर्तन हमें दिखाई देगा। जैसे ऊपर वाले वाक्य को उदाहरण के रूप में देखिए, मैंने लड़कों को बाजार में देखा, है ना, मैंने लड़कों को बाजार में देखा या मैंने बाजार में लड़कों को देखा, ठीक है। तो इसमें है ना, अभी आपको देखना को पे ध्यान रखना, को ठीक है कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन वाक्य देखा ना, अब फिर मैं लिखूंगी मैंने बहुत सी या मैंने लड़कियों को बाजार में देखा। यहाँ हम लिख रहे हैं लड़के और लड़कियाँ, तो हमारा जो को जो है उसमें हमें कोई परिवर्तन दिखाई दे रहा है क्या, हमें कोई परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा है। देखो जातिवाचक संज्ञा के बाद कोई भी विभक्ति आने पर उसका रूप बदल जाता है, तो यहाँ हमें कोई परिवर्तन नहीं दिखाई दिया। तो जहाँ हमें परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा तो हम देख रहे हैं कि को लगाने से नॉर्मल वाक्य होते हैं ना, सामान्य वाक्य होते हैं, उसमें हमें कोई परिवर्तन दिखाई नहीं देता। लड़कों को बाजार में देखा या लड़कियों को बाजार में देखा, और यही इसका तिर्यक रूप है, ठीक है। वैसे तिर्यक रूप हिंदी के अंदर इसका कोई ज़्यादा महत्व नहीं है, फिर भी समझाने के लिए बोला है कि अगर हम को लड़का या लड़की किसी के साथ भी लगाते हैं तो उसमें कोई परिवर्तन हमें दिखाई नहीं दे रहा। देखो ये रहा घोड़े पर, घोड़ों पर, आप घोड़े लगाओ या घोड़ी लगाओ या घोड़े लगाओ, उसके पीछे पर जो लगता है ना उसके पर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। यही यहाँ पे समझाया गया है। सांस्कृतिक टिप्पणी के लिए काफ़ी लंबा नहीं हो जाएगा, चलो सांस्कृतिक टिप्पणी तो कर लेते हैं। हमारी सांस्कृतिक टिप्पणियाँ जो है देखो, बादशाह मैंने बोला ना, जहाँपना, जहाँ पनाह जो आदि शब्दों का प्रयोग सम्राट के लिए किया जाता है। मैंने बोला ना कि हमारे जो सम्माननीय व्यक्ति होते हैं उस टाइम हम सम्राट बोलते थे, और इसीलिए जो है जहाँ पनाह शब्द होता है वो मुगलों की संस्कृति में था, कल्चर में था, इसलिए यहाँ पे ये डिफाइन करके बताया गया है। बर्फ़ी, रसगुल्ला आदि मिठाइयों के नाम है। अन्य मिठाइयाँ, ये सांस्कृतिक जो टिप्पणी होती है वो हमारी कल्चर में, हमारी संस्कृति में जो चीज़ें हम प्रयोग करते हैं उन्हीं को ही दिखाया जाता है, ठीक है। लड्डू पेड़ा देख लेना। स्वाद के शब्द, मीठा, मिठास, कड़वा, कड़वाहट, तीखा, तीखापन। अब ये आ गया, अब आप देखते हो कि मीठा, मिठास, ये क्या है यहाँ पे गौर से देखा जाए। इसने तो बोल दिया स्वाद के शब्द हैं, बस यहाँ पे ख़त्म हो गया, मैं छोड़ दूँ कि ठीक है, पर ये जो है यहाँ पे विशेषण है, एडजेक्टिव है इंग्लिश में, और मीठा होता है स्वीट, है ना। और अगर हम बोले कि मिठास, दैट इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ द एडजेक्टिव, है ना, विशेषण का ही एक भाग है जो हमें बता रहा है इस मिठाई में इतनी मिठास है। तो मैं बोलूँगी इस मिठाई में काफ़ी मिठास है, या कोई चीज़ है ना, कोई बोलता है, कोई व्यक्ति कुछ बातें बोल रहा है तो हम बोलते हैं इसकी बातों में बड़ी मिठास है, मतलब उसकी विशेषता बता रहा है। तो ये जो शब्द यहाँ पे दिए गए हैं, कड़वा, कड़वाहट, तीखा, ये सब यहाँ विशेषण है, एडजेक्टिव है। इंग्लिश में एडजेक्टिव जिन्हें बोलते हैं। मैं इंग्लिश के शब्द इसलिए बोल रही हूँ ताकि आपको इंग्लिश आती है, सबको पता है, और हिंदी आसानी से समझ में आ जाए। बाकी ये रूल नहीं है, रूल ये है कि हिंदी में ही बोलो। अगर मैं पूरा हिंदी में आपको पढ़ा के जाऊँगी, सब कुछ हिंदी में बोलूँगी, तो 50% ऐसा होगा जो आपको पता ही नहीं है, और मैं अपना लेक्चर पूरा कर दूँगी, कोई दिक्कत नहीं है, पर आपको इससे कोई फ़ायदा भी नहीं होगा। इसीलिए मैं साथ में जो है अंग्रेजी भी बोल रही हूँ। पर्यायवाची शब्द देखो, हम इसमें करें या फिर आगे वाली देखते हैं, कितना बड़ा लेसन हमारा, ओ कर लेंगे हम, छोटा है। इसमें स्थानापति रूपांतरण बहुत कम दिए हुए हैं। तो देखिए पर्यायवाची शब्द देखो, बादशाह जो होता है वो राजा होता है, मौजूद होता है, इंग्लिश में प्रेजेंट, उपस्थिति होती है, सवाल होता है, मैं बार बार बोलती हूँ ना सवाल, जैसे सवाल नंबर 1 मैं इसलिए बोलती हूँ कि हिंदी बोल रही हूँ, है ना। सवाल होता है, प्रश्न हमारा क्वेश्चन होता है वो, और जवाब होता है उत्तर, ठीक है, आंसर। गुल होता है फूल, गुल का कोई फूल होता है, फूल का नाम है। हैरान होता है आश्चर्य,
आश्चर्यचकित जब मैं होती हूँ, सरप्राइज बहुत ज़्यादा कि ये क्या चीज़ हुई है ना, तो दैट इज़ हैरान होना। आवाज़ होता है सवर। सवर वो वाले सवर नहीं, आप नहीं कह सकते कि जैसे हम ए आ ई, वो नहीं। वैसे अगर आप उसको काउंट करना चाहें तो वो ठीक है, पर यहाँ वो सवर नहीं है। आवाज़ का ही दूसरा अर्थ है सवर। और अगर आप थोड़ा सा देखेंगे कि सवर जो होता है ना, ए आ, तो आवाज़ ही है ना भाई। जैसे मुंह से हम बोल ही रहे हैं तो आवाज़ ही निकाल रहे हैं ना, ए आ ई। अब मान के चलिए अगर हमारे ए आ ई ध्वनि नहीं होते ना, तो हमारी कोई आवाज़ ही नहीं होती। ठीक है, उसके बाद आ रही है जबान। आई डोंट नो इन बंगाली हु इज़ यूजिंग दिस वर्ड, बट हमारे जो क्या होता है, जबान जो होती है इतना बोलने के बाद थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है, बट कोई बात नहीं। सॉरी। जबान होती है जीभ, जी हाँ, अभी हम पढ़ के गए थे पीछे, इस शब्द को बार बार नहीं बोलेंगे। मेहमान होता है अतिथि, सबको पता है। रिश्तेदार हमारे रिलेटिव होते हैं, हमारे संबंधी होते हैं, हम संबंधी बोलते हैं। संबंधी हम कहाँ बोलते हैं? हरियाणा में। यस, मैं हरियाणा का नाम ज़्यादा क्यों ले रही हूँ, क्योंकि मेरा जन्म वहीं हुआ और मैंने सारी मतलब एमए तक की पढ़ाई वहाँ की है। उसके बाद मैंने पीएचडी राजस्थान में आके किया है और नौकरी बंगाल या राजस्थान में किया, जयपुर में मैंने पहले भी जॉब किया। उसके बाद आदमी होता है पुरुष, सबको पता है। खूबसूरत होता है सुंदर, खुशी प्रसन्नता, आखिरी होता है अंतिम। अगर हिंदी का कोई न्यूज़ चैनल, मुझे नहीं लग रहा आप कोई देख रहे होंगे, डीएनए का एक बहुत अच्छा न्यूज़ चैनल है जिसके अंदर ये वाले शब्द बोले जाते हैं। उसने आखिरी सांस ली, यानी अंतिम सांस ली, ऐसे वो बड़े जोर से बोलता है। उसके बाद आते हैं विलोम शब्द। पर्यायवाचित होते हैं सेम अर्थ वाले शब्द, विलोम होते हैं विपरीत अर्थ वाले शब्द। तो उपस्थिति होती है, उसका विपरीत होगा अनुपस्थिति। अंतिम का दूसरा होगा पहला। उसके बाद मेहमान होता है, मेहमान को आप अतिथि, हाँ मेहमान तो अतिथि तो उसका सेम हो गया ना। मेहमान मेजबान, मेहमान का विपरीत हो जाएगा मेजबान। प्रसन्नता अप्रसन्नता। स्थानापति के लिए मैं बार बार आपको बोलती भी आ रही हूँ, और रूपांतरण के लिए फिर भी थोड़ा सा समझा देती हूँ। ये वाली ब्रैकेट लगी होती है, इस शब्द को हटा के कोष्टक, यानी ब्रैकेट नहीं, ये वाला अंडरलाइन होता है, जो अंडरलाइन ये लगी है ना, इस शब्द को हटा के, ये बार बार बहुत बार बोलती आ रही हूँ, इसको इंग्लिश में ब्रैकेट्स बोलते हैं, जो कि हिंदी में कोष्टक है ना। तो इस कोष्टक के अंदर जो शब्द हैं उन्हें हम यहाँ अंडरलाइन शब्द के स्थान पर रखेंगे। तो देखो, राम ने कहा कि मैं बाजार नहीं जाऊँगा, राम ने कहा कि वह बाजार नहीं जाएगा, जाऊँगा बदल जाएगा, जाएगा, ठीक है। और राम ने कहा कि वे बाजार नहीं जाएंगे, अब वो राम एक नहीं है, कई दोस्त हो गए हैं, है ना। और राम ने कहा कि तुम बाजार नहीं जाओगे, राम ने कहा कि हम बाजार नहीं जाएंगे, राम ने कहा कि आप बाजार नहीं जाएंगे, ठीक है। 2 नंबर देखिए, अध्यापक ने पूछा कि आज नीना क्यों नहीं आई। अध्यापक ने पूछा कि आज रमेश क्यों नहीं आया, लड़कियां क्यों नहीं आई, बच्चे क्यों नहीं आए, श्री घोष क्यों नहीं आए। इस तरह से वाक्य बनेंगे, है ना। 3 नंबर जो है, इसी तरह से हमारा 3 नंबर का वाक्य भी है। माताजी ने देखा कि बच्चे किताब पढ़ रहे हैं, माताजी ने देखा कि बच्चे नाटक पढ़ रहे हैं। अब आप कहेंगे नाटक तो देखने का होता है, पढ़ कैसे रहे हैं? नहीं, रिस्पेक्टेड गाइस, नाटक जो होता है वो देखने से पहले उसको लिखा जाता है। अगर कोई इंग्लिश लिटरेचर का कोई अगर एम्प्लॉय है या ऑफिसर है तो मैंने हिंदी में इंग्लिश में सब किया है, जो पीएचडी और पीजी 2 बार। और उसके अंदर है ना, इंग्लिश के बहुत से नाटक पढ़े हैं जिसमें शेक्सपियर के काफ़ी नाटक थे। तो उस नाटक को पढ़ेंगे ना आप, तो पढ़ते पढ़ते आपको लगेगा जैसे मैं इसको स्क्रीन पे देख रहा हूँ। बहुत ही आनंददायक होता है नाटक को पढ़ना, किसी हिंदी नाटक को, इंग्लिश नाटक को, जो भी आपको अच्छा लगे उसको पढ़ के देखना। तो किताब पढ़ रहे, नाटक पढ़ रहे हैं। माताजी ने देखा कि बच्चे कहानी पढ़ रहे हैं, कविता पढ़ रहे हैं, ठीक है। हमने पढ़ा कि महाबलीपुरम दर्शनीय स्थल है, हमने पढ़ा कि कांचीपुरम दर्शनीय स्थल है, मदुरई दर्शनीय स्थल है, जगन्नाथपुरी दर्शनीय स्थल है, और सारनाथ जो है दर्शनीय स्थल है। मैंने सुना है कि विज्ञान कठिन विषय है, मैंने सुना है गणित कठिन विषय है, इतिहास भूगोल ये सब लिख के बनाने हैं, इसी तरह से।
और उसके बाद देखिए रूपांतरण वाले यानी रूप परिवर्तन, यानी एक वाक्य में से दूसरा वाक्य बनाने में जो परिवर्तन दिखाई दे रहा है उसी परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए हमें नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा करना है। तो चलिए देखते हैं। शिक्षक ने लड़की को बुलाया। ल के ये बिंदी लगेगी, इन्होंने मिस कर रखी है ना। शिक्षक ने लड़की को बुलाया, शिक्षक ने लड़कियों को बुलाया। बिल्कुल इजी है, आपको एक लड़की की जगह बहुत सी लड़की करना है। बहुत सी लड़की मतलब यहाँ पे देखो, दुकानदार ने बक्से को नीचे उतारा, बक्सों को, है ना। लोगों ने चोर को भागते हुए, चोरों को, बच्चों को, हाथियों को। इस टाइप से आपको सिर्फ बहुवचन ही बनाना है ना। संवाद को छोड़ दीजिए, नीचे आइए। रूपांतरण अभ्यास के लिए फिर से हमें कुछ शब्द दिए हुए हैं, उसे हम पूरा करते हैं। मैंने बच्चों को सुलाया, मैंने बच्चों को पढ़ाया, मैंने बच्चों को लिखवाया। लिख जो आ गया ना तो लिखवाया आएगा, ठीक है। मैंने बच्चों को खिलाया, मैंने बच्चों को सिखाया, मैंने बच्चों को दिखाया। इट्स ओके। 2 नंबर देखिए। हमने चिड़ियाघर में हाथी को देखा, हमने चिड़ियाघर में बंदर को देखा, हमने चिड़ियाघर में चिड़िया को देखा। एक बात हो रहा है, चिड़िया गलत लिखा है, देखो, हाँ ये चिड़िया गलत है। यहाँ पे चिड़िया जो है इस पर आप फिर से एक बिंदी लगा लेना, ठीक है। ये देखो यहाँ, तो यहाँ लिखेंगे मैंने चिड़ियाघर में चिड़िया को देखा, ठीक है। चिड़ियाघर में लोमड़ी को देखा, भालू को, शेर को। इस तरह से वाक्य बना लेना। और 3 नंबर है, माताजी ने दूध को ठंडा किया, माताजी ने खीर को ठंडा किया, रोटी को ठंडा किया, पानी को ठंडा किया, सब्जी को ठंडा किया। अब आप कहेंगे पानी को ठंडा कैसे किया माताजी ने? तो पानी को इसलिए ठंडा किया कि हो सकता है पानी गर्म हो, है ना। उन्होंने नहाने के लिए पानी गर्म किया है और फिर उन्हें लगा कि बारिश नहीं आ रही, मुझे गर्मी लग रही है, मैं ठंडे पानी से नहाती हूँ, तो फिर उसने उस पानी को ठंडा किया। 4 नंबर देखिए, पिताजी ने नौकर को सब्जी खरीदने के लिए भेजा। भेजा ही आएगा शायद, देखते हैं। देखते ही इसे थोड़ी सी नफरत हो जाती है और हिल जाती है हमारी पूरी स्क्रीन। मुझे लग रहा है कि हम ऊपर गलत, हाँ ये देखो सही सोचा, हम ऊपर, इसीलिए मैं ना स्क्रीन को इधर उधर बहुत कम हिलाती हूँ, क्योंकि हिलाते ही फिर हमारा ये चिड़ियाघर जो है ये गायब हो जाता है। देखो, खरीदने के लिए भेजा, इट्स ओके, हम ये पढ़ रहे थे। यहाँ पिताजी ने नौकर को सब्जी खरीदने के लिए भेजा, पिताजी ने नौकर को टिकट खरीदने के लिए भेजा, घड़ी, मिठाई, बिजली का सामान खरीदने के लिए भेजा। इस टाइप से अलग अलग ये शब्दों का प्रयोग करके वाक्य बनाएंगे। फिर आ रहा है वापस से रूपांतरण अभ्यास के लिए, यानी एक वाक्य को देखकर दूसरे वाक्य में देखना है क्या परिवर्तन हुआ है, उसी परिवर्तन के आधार पर हमें नीचे दिए गए वाक्यों को पूरा करना है। तो मैंने स्टेशन पर कुछ लड़कियों को देखा। अब पहले जो रूपांतरण था ना उसमें तो हमें एक दिया हुआ था और हमें उसको बहुवचन बनाना है। अभी हमें बहु दिया हुआ है, बहुवचन यानी कई लड़कियां हैं ना, एक लड़की में परिवर्तन किया है। तो इस टाइप से हमें कई लड़कियों को एक लड़की में परिवर्तन करना है। तो इसी तरह से देखो नीचे के वाक्यों में महिलाओं दिया हुआ है ना, चोरों, इन सबको एक एक में परिवर्तन करना है, यानी महिला और चोर ऐसे। चलो हम वाक्यों को बनाते हैं। उसने बाजार में कई विदेशी महिलाओं को देखा, उसने बाजार में एक विदेशी महिला को देखा, ठीक है। पुलिस ने कल 3 चोरों को पकड़ा, पुलिस ने कल 1 चोर को पकड़ा, ठीक है। नायक ने रमेश को पार्टी में बुलाया, नायक ने रमेश को पार्टी में बुलाया। इस वाक्य में सही है ना, तो हम रमेश को, ये इसी का भाग है ना ऊपर वाले का, या कहीं और आ गए? नहीं, ठीक है, इसी का है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। नायक ने रमेश को पार्टी में बुलाया। तो उसके बाद जो है इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा भाई, क्योंकि सिंगुलर दे दिया है। क्या आपने नौकर को बाजार भेजा, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। सुनो 1 मिनट रुकना, दाएं साइड में मुझे लग रहा है कुछ है, देखो ये रहा, इसको शॉर्ट करते हैं। देखो दाएं साइड में हमें दे रखा है,
इसके आधार पे बनाना। देखो, नायक ने रमेश को पार्टी में बुलाया, तो हमें रमेश की जगह सब लोगों को लिखना है। नायक ने सब लोगों को पार्टी में बुलाया, ठीक है। क्या आपने नौकर को बाजार भेजा, ये वाला वाक्य है। क्या आपने बच्चे को, इसका प्रयोग करना है, बच्चे के ऊपर बिंदी लगा देना। क्या आपने बच्चे को बाजार भेजा। रम्मा ने राधा को कॉलेज में देखा, ये रहा, ठीक है। रम्मा ने राधा को कॉलेज में देखा। राधा की जगह हमें डोरथी और विजया का प्रयोग करना है, ये रहा, ठीक है। तो हम लिखेंगे रम्मा ने डोरथी और विजया को कॉलेज में देखा। उसके बाद है प्रशिक्षार्थी आपस में बातचीत करें कि मेले में, मेला गलत है भाई, यहाँ पे बिंदी आएगी, मेले में बिंदी यहाँ आएगी, मेला है ना, देखो मैंने लगाई है, मेले 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 में उन्होंने क्या क्या देखा, कितना, ठीक है। ये छोड़िए, स्किप कीजिए। हमारे पास भी, हमारा मतलब आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं है कि हम संवाद के अंदर आपस में बैठ के बातचीत करें मेले की, ऐसे किसी के पास इतना टाइम नहीं है। ये सिर्फ हमें कन्वर्सेशन के लिए दिया गया है, तो इसे स्किप कीजिए। उसके बाद जो है, मुझे थोड़ा सा डाउट है कि जब तक मैं टेस्ट नहीं लूँगी ना, मुझे कन्फ्यूजन लग रहा है कि मैं स्थानापति रूपांतरण ऐसे करते हुए काफ़ी टाइम हो गया, पर आप लोगों को कितना समझ आया ये मुझे टेस्ट से ही पता लगेगा। तो मैं जल्दी से अभी क्या है आज, तो उससे अगले दिन जो है, इसी वीक के एंड तक मैं एक टेस्ट लेना चाहती हूँ, पर मेरी बहुत सी वर्कशॉप आ गई है, देखते हैं। और 26 से लेके 40 तक का लेसन है, उसका टेस्ट लूँगी। 26 से 40 तक के लेसन का टेस्ट लूँगी। उसके बाद जो पढ़ा रही हूँ उनका टेस्ट बाद में देखेंगे। मुझे सिर्फ देखना है कि ये स्थानापति रूपांतरण आपके एग्जाम में आएंगे और काफ़ी बड़े बड़े जो क्वेश्चन आएंगे, काफ़ी अच्छे मार्क्स मिलते हैं इनमें, तो ये आपके कवर हुए हैं या नहीं, आपको समझ आया है या नहीं। इट्स ओके, काफ़ी लंबी क्लास हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं 2 क्लास लेती तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता, मुझे भी बार बार सेटिंग करना पड़ता, सेटिंग में जाके वीडियोस का, और अभी एक साथ हो जाएगा। तो आशा करती हूँ कि आपको समझ आया होगा। मिलते हैं हमारी अगली कक्षा में एक नए पाठ के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।